हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था चैप्टर नंबर 3 आयोजन, उसके अंदर आज हम आयोजन के महत्व एवं उसकी मर्यादाओं की हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोजन के महत्व की। आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आयोजन को भविष्य की रूपरेखा कहा जाता है। कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें आयोजन अवश्य होता है। इसीलिए सरकार, निजी क्षेत्र या तो अन्य कोई भी क्षेत्र अपनी प्रवृत्ति के लिए आयोजन करते हैं। भारत सरकार ने भी आयोजन का महत्व स्वीकार करके केंद्र सरकार ने नीति आयोग की रचना की है, जिसे साफ पता चलता है कि भारत सरकार ने भी आयोजन का महत्व स्वीकार किया है। नीति आयोग में विभिन्न क्षेत्र के जो निष्णात होते हैं, उन निष्णातों का समावेश किया गया है। अब हम आयोजन के महत्व के कुछ मुद्दों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है कि आयोजन के द्वारा व्यवसाय इकाई में होने वाली सभी प्रवृत्तियां व्यवस्थित होती है। तो व्यवसायिक इकाई के अंदर जो भी प्रवृत्तियां होती हो, चाहे क्रय की प्रवृत्ति होती हो, विक्रय की प्रवृत्ति होती हो, विनिमय की प्रवृत्ति होती हो या तो उत्पादन की प्रवृत्ति होती हो, व्यवसायिक इकाई में होने वाली सभी प्रवृत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए हमें आयोजन करना ज़रूरी है। आयोजन के द्वारा ही सभी प्रवृत्तियों के बीच में संकलन स्थापित होता है और सभी प्रवृत्तियां व्यवस्थित हो पाती है। दूसरा है, आयोजन के द्वारा साधनों का दुरुपयोग रोका जा सकता है। अगर हम सही से आयोजन करते हैं तो इकाई के अंदर जो भी हमारे पास साधन होते हैं, चाहे वो भौतिक साधन हो या तो मानव संसाधन हो, भौतिक साधन और मानव संसाधनों का हम दुरुपयोग कर सकते हैं और उसका इष्टतम उपयोग करके इकाई के उद्देश्य को भी पूरा कम कर सकते हैं। तीसरा है, आयोजन के द्वारा अनिश्चितता कम होती है। हम आयोजन भविष्य को ध्यान में रखकर करते हैं। भविष्य की जो भी अनिश्चितता होती है, भविष्य के जो भी प्रश्न होते हैं, भविष्य की जो भी परेशानियां होती है, उन सबको दूर करने के लिए आयोजन किया जाता है। आयोजन के द्वारा ही भविष्य की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। चौथा है, आयोजन से सावधानी में वृद्धि होती है। जब भी हम आयोजन बनाना चाहते हैं तो आयोजन जिस विषय के बारे में हम करना चाहते हैं, उस विषय की हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही हम उसका आयोजन कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सावधानी रखना ज़रूरी है और इस प्रकार से आयोजन के द्वारा सावधानी में बढ़ोतरी हो सकती है। आयोजन के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है। अगर हम आयोजन करते हैं तो इकाई का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यवसायिक इकाई होती है, उस व्यवसायिक इकाई का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए आयोजन करना पड़ता है। आयोजन के द्वारा ही हम उस उद्देश्य को या उस लक्ष्य को अपने प्राप्त कर सकते हैं। आगे का मुद्दा है, आयोजन के द्वारा संचालकीय कार्यों में सरलता होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि आयोजन या संचालन का प्रथम कार्य माना जाता है। संचालन के कार्यों की शुरुआत आयोजन से ही होती है। सबसे पहला आयोजन होता है और आयोजन के द्वारा ही संचालन के जो दूसरे कार्य होते हैं, व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, संकलन, नियंत्रण, अंदाजपत्र, इन सभी कार्यों को हम सरलता से कर सकते हैं। तो संचालन के कार्यों को सरल बनाने के लिए आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवां मुद्दा है,
आयोजन के द्वारा कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आयोजन के द्वारा इकाई में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों का हमें सहयोग मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है। कर्मचारियों के बीच में समूह भावना का निर्माण होता है, सहयोग की भावना का निर्माण होता है, जिसकी वजह से इकाई के उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। आगे का मुद्दा है प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सकता है। आयोजन के द्वारा नियंत्रण का कार्य हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हमने जो आयोजन किया है उसके हिसाब से कार्य होता है या नहीं, इस क्रिया को नियंत्रण कहा जाता है। तो नियंत्रण को प्रभावशाली करने के लिए आयोजन का होना जरूरी है। आयोजन के द्वारा ही नियंत्रण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। और आखिरी मुद्दा है आयोजन के द्वारा इकाई में होने वाली प्रवृत्तियों के साथ संकलन किया जा सकता है। इकाई के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ की जाती है, उन प्रवृत्तियों के बीच में संकलन का होना बहुत ही जरूरी है। क्रय, विक्रय, उत्पादन, विनिमय इत्यादि प्रवृत्तियाँ, इन सभी प्रवृत्तियों के बीच में संकलन सिद्ध करने के लिए आयोजन किया जा सकता है। आयोजन के द्वारा ही हम संकलन सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोस्तों आयोजन के महत्व की चर्चा की। अब हम बात करते हैं आयोजन की सीमा की, मर्यादा की। आयोजन को सर्वव्यापी कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र का आयोजन के बिना काम चल सकता नहीं है। आयोजन पथदर्शक है, ये संपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी मर्यादाएं हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारे दोष हैं, उसके बहुत सारे कुछ परेशानियां भी हैं। सबसे पहले जो मर्यादा है वह है भविष्य की अनिश्चितता। आयोजन में भविष्य की अनिश्चितता हमें देखने को मिलती है। आयोजन के आधार में धारणाएं होती है और पूर्वानुमान होते हैं जो भविष्य के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भविष्य अनिश्चित होता है, भविष्य कभी भी निश्चित होता नहीं है। तो जिसकी वजह से हम जो अनुमान करते हैं, हम जो पूर्वानुमान लगाते हैं, वे कभी पूर्ण रूप से सत्य हो सकता नहीं है। इस प्रकार आयोजन में भविष्य के साथ जुड़ी हुई जो अनिश्चितताएं होती है, वो अनिश्चितताएं आयोजन को सफल बनाने में कहीं ना कहीं बाधा बनती है, कहीं ना कहीं अड़चन बनती है, और इसी वजह से आयोजन सफल हो सकता नहीं है। दूसरी जो मर्यादा है उसका नाम है खर्चीली प्रक्रिया। आयोजन को हम खर्चीली प्रक्रिया मान सकते हैं। हम आयोजन करना चाहते हैं तो किसी भी विषय का, किसी भी क्षेत्र का आयोजन करने के लिए हमें जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनकी सलाह की ज़रूरत होती है। जिस फील्ड के जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो हमें प्लानिंग करने के लिए अपनी एडवाइस देते हैं और उसके बदले में वो उनकी फ़ीस लेते हैं। जो उनकी फ़ीस होती है उसके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आयोजन करने के लिए खर्च तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा ये जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में समय का भी अपव्यय होता है, शक्ति का भी अपव्यय होता है और द्रव्य का भी अपव्यय होता है। तो कहने का मतलब कि आयोजन तैयार करने में समय, शक्ति और पूंजी, इन सब का व्यय होता है। इसी वजह से हम आयोजन को खर्चीली प्रक्रिया कह सकते हैं। तीसरी मर्यादा है आयोजन यह एक दीर्घ प्रक्रिया है। आयोजन को हम दीर्घ प्रक्रिया कह सकते हैं क्योंकि अगर हम आयोजन करना चाहते हैं तो आयोजन करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यक जानकारी को एकत्र करना पड़ता है। आवश्यक जानकारी को एकत्र करने के बाद उसका वर्गीकरण करना पड़ता है। जब वर्गीकरण का कार्य हो जाता है तो उसके बाद उसका विश्लेषण करना पड़ता है और विश्लेषण के बाद उसका अर्धघटन कर हमें विभिन्न विकल्पों पे विचार करना पड़ता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, जानकारी
प्राप्त करके विकल्पों पर विचार करने तक की पूरी प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय चला जाता है। इसी वजह से उसे दीर्घ प्रक्रिया कहा जाता है। उसके बाद की जो मर्यादा है वह है आयोजन असंगत माना जाता है, क्योंकि आयोजन में अनिश्चितताएं होती है। इसके अलावा समय, संयोग या तो फिर इकाई को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, उन तत्वों की वजह से कहीं कभार हमारे द्वारा तैयार किया गया आयोजन कहीं कभार असंगत हो जाता है और उसकी वजह से वो असफल हो जाता है। तो ये भी है कि आयोजन में ढेर सारी अनिश्चितताएं होती है। इसके अलावा कुछ इकाई को प्रभावित करने वाले तत्व भी होते हैं और इन तत्वों की वजह से हमने जो आयोजन किया होता है वो आयोजन कहीं कभार असफल भी हो जाता है, निष्फल भी हो जाता है। इसी वजह से आयोजन को असंगत कहा जाता है। इसके बाद है स्थिरता को प्रेरणा। आयोजन स्थिरता को प्रेरित करने का काम करता है। हम आयोजन को एक कार्यक्रम मानते हैं और इस कार्यक्रम का संबंध भविष्य के साथ होता है। जब भी हम आयोजन का अमल करते हैं तो उसके दरमियान जो भी विपरीत परिस्थिति होती है, उस विपरीत परिस्थिति में अधिकारी या तो कर्मचारी किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते नहीं है, या तो फिर उस परिवर्तन को करने का किसी प्रकार का जोखिम अधिकारी या कर्मचारी नहीं उठाते और ये जो भी आयोजन है उस आयोजन से बंधे रहते हैं। तो कहने का मतलब कि जो अमल करने वाले अधिकारी है या कर्मचारी है, उनके अंदर स्थिरता आ जाती है। आयोजन का अमल किया जाता है तो विपरीत परिस्थिति के अंदर उनको पता होता है कि उन्हें उन परिस्थितियों को सुधारना चाहिए, उसमें बदलाव लाना चाहिए, लेकिन फिर भी वे स्थिरता को धारण कर लेते। किसी प्रकार का परिवर्तन आयोजन में करते नहीं है, ना तो परिवर्तन करने का कोई जोखिम या रिस्क उठाते। जैसा आयोजन चलता है वैसा ही वो चलने देते हैं। तो उसकी वजह से आयोजन की वजह से जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उसमें स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, जड़ता को बढ़ावा मिलता है। आगे की जो मर्यादा है उसका नाम है बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता। व्यावसायिक इकाई के अंदर कहीं कभार बाह्य परिस्थितियाँ भी प्रभावित करती है। जब भी हम आयोजन करते हैं तो आयोजन को हम लागू करते हैं तो आंतरिक तत्व भी अपना प्रभाव डालते हैं और बाह्य तत्व भी अपना प्रभाव डालते हैं, या आंतरिक परिस्थिति भी अपना प्रभाव डालती है और बाह्य परिस्थिति भी अपना प्रभाव डालती है। तो जो आंतरिक तत्व होते हैं या तो जो आंतरिक परिस्थितियाँ होती है उनको तो हम प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जो भी बाह्य परिस्थितियाँ हैं या जो भी बाह्य परिबल है, उन बाह्य परिस्थिति या बाह्य परिबलों में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बाह्य परिबल या बाह्य परिस्थितियाँ अनिश्चित होती हैं तो उसको हम नियंत्रण में कभी भी ला सकते नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे आयोजन की सफलता को अवरोधित करते हैं, आयोजन को असफल बनाने का वो काम करते। इसी वजह से आयोजन की यह मर्यादा है कि आयोजन में बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आगे की मर्यादा है अपूर्ण जानकारी। हम अगर आयोजन करना चाहते हैं तो आयोजन करने के लिए हमें जिस विषय का आयोजन करना चाहते हैं उस विषय की संपूर्ण जानकारी एकत्र करनी पड़ती है। अगर हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी गलत हो, अपूर्ण हो, अस्पष्ट हो, सही ना हो और उसके आधार पर अगर आयोजन तैयार किया जाए तो ऐसे आयोजन का अमल भी सही से नहीं हो पाएगा और हमें जो परिणाम मिलेंगे वो परिणाम भी कभी भी सही नहीं हो सकते। तो ये भी ज़रूरी है कि जो भी आयोजन करना चाहते हैं उस आयोजन के लिए जो भी जानकारी हो वो जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए और उसके आधार पर ही हमें आयोजन करना चाहिए और उसका अमल करना चाहिए।
तभी हमें सचोट परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर जानकारी अपूर्ण होगी, अस्पष्ट होगी, तो हमारा आयोजन भी अपूर्ण होगा, उसका अमल भी सही से नहीं हो पाएगा और हमें जो परिणाम मिलेंगे वो परिणाम भी आई थिंक गलत मिलेंगे, या तो प्रभावी ढंग से उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिल पाएगा नहीं। इसके बाद है कर्मचारी की सृजनात्मकता में अवरोध। आयोजन का अमल करने का काम कर्मचारियों का होता है, तो आयोजन के द्वारा कर्मचारियों के अंदर ढेर सारी सृजनात्मक शक्ति होने के बावजूद भी आयोजन के अमल के दरमियान कर्मचारी उसमें किसी प्रकार का इच्छित परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब कि कर्मचारी का काम केवल और केवल आयोजन का अमल करने का होता है। उसकी वजह से उनकी जो सृजनात्मक शक्तियाँ होती है, क्रिएटिव जो पावर होता है, वो पावर उनका कहीं ना कहीं रुक जाता है। वो उनको पता होता है कि जिस आयोजन को वो फॉलो कर रहे हो वो गलत है, उसमें ढेर सारी कमियां हैं, दोष है, लेकिन फिर भी वो उसका अमल करते हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का जोखिम नहीं लेते। तो कहने का मतलब कि आयोजन की वजह से कर्मचारी की जो क्रिएटिविटी पावर होती है, सृजनात्मक शक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाती है, कहीं ना कहीं अवरोधित हो जाती है और उसकी वजह से आयोजन सफल हो पाता नहीं है। हमारा आगे की जो मर्यादा है उसका नाम है पद्धतियों का दोषपूर्ण उपयोग। हम जब भी आयोजन करते हैं तो आयोजन बनाने के लिए गाणितिक और आंकड़ाकीय जानकारी का उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब कि गाणितिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं या तो आंकड़ाकीय पद्धति का उपयोग करते हैं। तो जब हम आयोजन करते हैं तो इन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, तो उनका उपयोग अगर सही से ना किया जाए, दोषपूर्ण तरीके से किया जाए, तो जो भी निर्णय होगा वो गलत होगा और उसकी वजह से आयोजन असफल भी होता है। तो ये भी मर्यादा है कि आयोजन बनाते वक्त हम ढेर सारी पद्धति का उपयोग करते हैं, लेकिन उन पद्धति का उपयोग सही से ना किया जाए, सही ढंग से ना किया जाए, सही तरीके से ना किया जाए, या तो हम जो भी गाणितिक पद्धति का उपयोग करते हैं या तो जो भी आंकड़ा की जानकारी का उपयोग करते हैं उनका सही से उपयोग ना हो, दोषपूर्ण उपयोग हो, तो आई थिंक हमारे द्वारा तैयार किया गया आयोजन गलत हो जाता है और जिसकी वजह से इकाई का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य कभी भी सफल हो सकता है नहीं है। इस प्रकार से आयोजन को ढेर सारे तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में होने वाला परिवर्तन, आयोजन करने वाले का पूर्वाग्रह, वास्तविकताओं को इग्नोर करना, नेतृत्व का प्रश्न, या तो फिर विचलन। तो कहने का मतलब कि आयोजन इन सबको नियंत्रित करना सिखाता है। आयोजन का कोई भी विकल्प नहीं है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आयोजन की मर्यादाएं एक कौन सी है उसके बारे में हमने चर्चा की। इस पूरे वीडियो के अंदर हमने आयोजन का महत्व क्या है उसके बारे में चर्चा की और आयोजन की मर्यादाएं कौन सी है उसके बारे में हमने संक्षिप्त में हमने चर्चा की। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में भी उसे इस शिक्षा के जो ज्ञान है उसे पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये जो एक शिक्षा पहुंचाने का प्रयत्न है वो सफल होवे। और अगर आपके कोई भी सलाह सुझाव और प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें भेज दीजिए। नए वीडियो में हम कोई नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, अस्तु।